Please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. अच्छा, आज हम जो है बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, ठीक है। इससे मुतालिक मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने लैब्स की हुई हैं, तकरीबन 9 लैब्स अब तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तकरीबन 7 लैब्स आपकी और रहती हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि तकरीबन ये सारी कमांड्स जो है जब मैं लैब्स करता रहा हूँ तो उसमें ये कमांड्स मैं करता रहा हूँ साथ साथ में। लेकिन चूँकि CCNA कोर्स का पार्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो कोर्स है यूनिवर्सिटी कोर्स, उसका भी हिस्सा है। तो एज ए टॉपिक मैं इसको करवा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि कमांड्स, ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन और ये कमांड्स जो हैं हम करते आ रहे हैं इन द लैब क्लासेस। लेकिन अगर आपको याद हो तो साथ साथ लैब जब हम करते रहें तो मैं कहता रहा हूँ कि ये हम अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस में भी करेंगे। तो बहरहाल आप लोग जो है इसको देखें, ठीक है, कि मतलब वही लैब्स जो हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो उधर से आप इसको लेके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि अंडरस्टैंडिंग, तो वो तो प्रैक्टिस है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो प्रैक्टिस आप करोगे तो तब आपको इसकी सही समझ आएगी। कोशिश मैंने की है कि मतलब लैब्स में डिटेल में करूं, और वो मैंने की हुई है। हाँ, अब ये बात अपनी जगह पे कि आप लोग इसमें कितना प्रैक्टिस करते रहे हो। तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद है, किसी भी टाइम आप करते रहें तो मेरा ख्याल है कि आपका कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। और जिन्होंने करना होता है वो करता है, जिन्होंने नहीं करना होता तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो फिर करते ही नहीं है, ठीक है। बहरहाल लेट्स कम टू टुडे स्टॉप। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हैं आपके स्विच के और राउटर के। तो मतलब आप ख़ुद देखेंगे कि मतलब जो कमांड्स है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहरहाल क्योंकि टॉपिक का हिस्सा है और डिटेल में इधर मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काइंडली आप इसको देख लें। ये वो इनिशियल स्लाइड्स हैं, बेशक आप इसको ख़ुद से भी देख सकते हो, ठीक है। आप इसको देख लें फिर। हाँ, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगर डिवाइस यूजिंग सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है। तो ये टॉपिक है कॉन्फ़िगर द स्विच विद इनिशियल सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर स्विच पोर्ट्स, सिक्योर रिमोट एक्सेस, बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरीफाई कनेक्टेड नेटवर्क्स। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है कि जब एक स्विच को आप लोग ऑन करते हो, यानी हम नॉर्मली तो क्या करते हैं, स्विच का बटन प्रेस करते हैं और वो ऑन हो जाता है। जिस तरह कंप्यूटर का ऑन ऑफ बटन हम प्रेस कर लेते हैं और ये ऑन ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर देखें तो हम इसके प्रॉपर स्टेप्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर टोटल 5 स्टेप्स इन अ बूट सीक्वेंस, यानी अगर एक स्विच आप बूट करते हैं तो ये 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? द स्विच लोड्स द पावर ऑन, वो तो सही है। सेल्फ टेस्ट वो कर लेता है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, ये कहाँ पर स्टोर होगा? रोम में, ठीक है। तो पोस्ट, हम इसको पोस्ट प्रोग्राम बोलते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट चेक्स द CPU सब सिस्टम, वो ये तमाम प्रोसेस होते हैं। इट टेस्ट द CPU, DRAM, डायनेमिक रैम एंड द पोर्शन ऑफ द फ्लैश डिवाइस दैट मेक्स अप द फ्लैश फाइल सिस्टम, ये चीज़ें चेक कर लेता है। नंबर 2 क्या है? द स्विच लोड्स द बूट लोडर सॉफ्टवेयर, ये जब चेक कर लेता है तो इसके बाद फिर क्या होता है?
बूट लोडर सॉफ्टवेयर लोड होता है। द बूट लोडर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम दैट रन्स इमिडिएटली आफ्टर द पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट्स। तो ये फिर बूट को लोड करता है। द बूट लोडर परफॉर्म द लो लेवल CPU initialization. It initializes the CPU registers which control where the physical memory is mapped, the quantity of the memory and its speed. तो ये इसका काम है। तो ये स्टेप नंबर 1 पोस्ट प्रोग्राम लोड होता है। फिर क्या लोड होता है? बूट लोडर सॉफ्टवेयर लोड होता है। बूट सॉफ्टवेयर क्या करता है? CPU इनिशियलाइजेशन करता है, उसके रजिस्टर्स को देखता है और फिज़िकल मेमोरी को चेक करता है। नंबर 4, द बूट लोडर इनिशियलाइजेज the flash file on the system board. And finally, the bootloader locates the load to file iOS operating system software image into the memory and gives control to the switch over the iOS. फिर इसके बाद क्या होते हैं? जो राउटर या स्विच का iOS होता है, iOS स्टैंड फॉर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह सिस्को के जो स्विचेस और राउटर उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे ही आप मतलब पैकेट ट्रेसर में भी आप देखते हैं कि जब आप लोड करते हैं तो इसके साथ ये सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, द बूट सिस्टम कमांड्स। The switch attempts to automatically boot using the information in the boot environment variable. It is a variable. If this variable is not set, the switch attempts to load the executable file it can find. The iOS operating system then initializes the interfaces using the Cisco iOS command found in the startup configuration file. The startup configuration file is called config.tests. इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये डिफरेंट सीरीज़ के जो स्विचेस होते हैं उसके लिए ये मुख्तलिफ होता है। अब आप ये देखें ना, C2960 सीरीज़ का ये स्विच है हमारे पास। ठीक है। तो मतलब अगर कोई और सीरीज़ का स्विच होगा तो उसमें फिर ये मुख्तलिफ होगा। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इन द एग्जाम्पल, बूट इन्वायरमेंट वेरिएबल इज सेट यूजिंग बूट सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड। नोटिस दैट iOS इज लोकेटेड इन अ डिस्टिंक्ट फोल्डर एंड द फोल्डर पाथ इज स्पेसिफाइड। ये इसका मतलब पाथ है। ठीक है। यूज़ द कमांड शो और शो बूट टू सी व्हाट इज़ द करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कमांड आप देखिए, आपको फिर पता चल सकता है। मसलन अगर आपके पास 2900 सीरीज़ का है, 2600 सीरीज़ का है, 1600 सीरीज़ के स्विचेस है, चाहे कोई भी हो, तो वह इधर फिर आपको शो हो जाएंगी। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पाथ है प्लस ये जो फाइल है, तो मुख्तलिफ़ सीरीज़ के जो स्विचेस होंगे उसमें ये मुख्तलिफ होगा। तो आप इसको शो बूट कमांड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, स्विच एलईडी इंडिकेटर। अब अगर आप मतलब पैकेट ट्रेसर में तुम्हें आई एम वेरी सॉरी टू शो देम टू यू, लेकिन सिस्को के जो स्विचेस है आपके पास जो रैक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस रैक के अंदर जो है बैक पर तो इस तरह के इंडिकेटर्स है, ये लाइट्स हैं। तो ये लाइट्स जो है मुख्तलिफ पर्पज़ को शो करते हैं। ठीक है। तो ये SYST, RPS, स्टेट, डुप्लेक्स, स्पीड, POE। तो ये आपको मुख्तलिफ चीज़, तो जिस चीज़ में कोई इशू होगा तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिकेटर से अंदाज़ा लगा लेता है कि कहाँ पर कोई इशू वगैरह है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें सिस्टम LED SYST shows whether the system is receiving power and functioning properly। ये इसको शो करता है कि अगर ये है इंडिकेट करता है तो मीन्स कि पावर इसको सही और फंक्शनिंग इसकी प्रॉपर है।
RPS रिडंडेंट पावर सप्लाई LED, ये ठीक है, रिडंडेंट पावर सप्लाई shows the RPS status. Port status LED are state. So when it is green, it indicates that the port status mode is selected, which is the default. Port status can then be understood by the light associated with each other. तो पोर्ट्स जो है जिसमें आप जो है ये RJ45 कनेक्टर जो है आप इसको फिक्स करते हो, ठीक है। अच्छा, पोर्ट डुप्लेक्स LED हमने 3 तरह के वो पढ़े थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये क्या है, व्हेन इट इज़ ग्रीन इंडिकेट दैट द पोर्ट डुप्लेक्स इज सेलेक्टेड। द पोर्ट डुप्लेक्स कैन देन अंडरस्टूड बाय द लाइट एसोसिएटेड विद इट। तो इसमें क्या होगा कि एक एट ए टाइम ये डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। Port speed LED. When green indicates the port speed is selected, the port speed can then be understood by the light associated with each port. तो वो हर एक के साथ पोर्ट के साथ जो है ये कनेक्टेड होता है। पावर ओवर ईथरनेट और PoE प्रेजेंट इफ द स्विच सपोर्ट्स PoE। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि जो कैट 6 केबल है या कैट 5 केबल है, इसमें 8 वायर्स क्यों होते हैं, इसमें 4 वायर्स क्यों नहीं, क्योंकि 4 ही हम यूज़ करते हैं, वो रेस्ट ऑफ जो है वो तो काम के होते ही नहीं है, ठीक है। तो पावर ओवर ईथरनेट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिमोट डिवाइस है और हम उसको पावर भी देना चाहें, तो उसके लिए रेस्ट ऑफ द 4 पोर्ट्स जो है फिर हम इस्तेमाल करें, तो क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। तो एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि मसलन हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और एक बिल्डिंग है, उसके 6 और 7th फ्लोर के ऊपर जो है आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो अब उधर तक तार पहुंचाना, इलेक्ट्रिक वायर पहुंचाना, जाहिर है कि इसके ऊपर ख़र्चा आता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका कैट 6 केबल है इसमें जो 4 वायर्स हैं, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम उधर तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये पर्पज़ यहाँ पर ये मतलब इसकी फुल वो डिटेल है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म है, तो आप इसको फिर ख़ुद देख लें, ठीक है ना। ओके, नो रिकवरिंग सिस्टम फ्राम क्रैश। अच्छा, कभी कभार ये भी हो सकता है कि जिस तरह आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है, तो इसी तरीके से आपका जो स्विच है या राउटर है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाती है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उससे रिकवर आप कर सकते हो, ठीक है। दोबारा फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डाल सकते हो अगर फुल क्रैश हुआ है। लेकिन अगर फुल क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ जो है इसका बूट लोडर क्रैश हुआ है, तो फिर हम उसको रिकवर कर लेते हैं। एडवांटेज उसका ये होता है कि जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास ज़ाया नहीं होती। ओके, द बूट लोडर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द स्विच if the operating system cannot be used because of missing or damaged files system file। यानी अगर मतलब ज़ाहिर है हैकर का अटैक भी हो सकता है, लेकिन हैकर के अटैक के अलावा चूँकि पाकिस्तान है और इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक इशू होता है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है मतलब कभी कभार जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो फिर ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। सो द बूट लोडर हैज़ द कमांड लाइन दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइल स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी। द बूट लोडर कैन बी एक्सेस थ्रू द कंसोल कनेक्शन फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं ये पैकेट ट्रेसर में फॉलो नहीं हो सकते। ये इसमें मतलब आप पुश्तो में क्या कहते हैं, देखे बदर तपाते राशन, ठीक है।
तो ये पैकेट ट्रेसर में नहीं हो सकती। ये आपके पास जो रियल राउटर्स हैं, ठीक है, फिज़िकल राउटर्स, इसके ऊपर जो है ये कमांड्स अप्लाई होते। तो मतलब अगर एक बंदा कहता है कि हम जो है पैकेट ट्रेसर में कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये पैकेट ट्रेसर में नहीं हो सकते। तो फिज़िकल बहरहाल स्टेप्स आप सीख लें, ठीक है। ज़िंदगी है, अगर कभी मौका मिला तो मैं उधर आपको लैब में ये चीज़ें फिर बता भी दूँगा, ठीक है। कनेक्ट ए पीसी बाय कंसोल केबल टू द स्विच कंसोल पोर्ट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट टू द स्विच। तो टर्मिनल एमुलेशन हम नॉर्मली मैं पुटी यूज़ करता हूँ। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर शो भी कर दूँ। तो मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ पुटी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं नॉर्मली ये यूज़ करता, आप कोई और इस्तेमाल करते तो उसको आप फिर बेशक आप देख लें, लेकिन मैं नॉर्मली जो है इसको यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अनप्लग द स्विच पावर कार्ड। फिर इसको क्या करें, आप अनप्लग करें, यानी इलेक्ट्रिक शट डाउन आप कर दें, ठीक है। नंबर 3, रिकनेक्ट द पावर। अब दोबारा इसको ऑन करें टू स्विच, एंड विद इन 15 सेकेंड प्रेस द होल्ड डाउन मोड बटन वाइल द सिस्टम एलईडी इज स्टिल फ्लैशिंग ग्रीन। ये देखें, ये वाला जो बटन है, ये आप इसको प्रेस रखेंगे, ये वाला जो बटन है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, continue pressing the mode button until the system LED turns briefly amber and then solid green, then release the mode button। तो ये देखें, थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो LED जो लाइट्स है छोटी छोटी, इसका पर्पस क्या है। तो ये आप देखें, प्रेस रखेंगे और जैसे ही वो फुल ग्रीन हो जाता है तो फिर आपने इसको और छोड़ देना है। स्टेप नंबर 5, the bootloader switch prompt appears, a terminal emulation software on the PC. The bootloader command line supports the commands to format the flash file system, reinstall the operating system software, and recover the lost forgotten password. For example, the dir command can be used to view the list of files within the specified directory. तो ये मुख्तलिफ काम ये कर सकता है, ठीक है। ये तरीका है इसका। ये देखिए, आपके पास राउटर लगा हुआ है, राउटर के साथ स्विच लगा हुआ है। तो स्विच के अंदर आपके पास जो नेटवर्क पोर्ट्स है वो भी होते हैं और कंसोल पोर्ट भी होता है। तो आपने यहाँ पर ये जो वायर है इसको कंसोल पोर्ट में लगाना है। किस पोर्ट में लगाना है? कंसोल पोर्ट में लगाना है, और अपने सिस्टम के साथ थ्रू USB कनेक्ट करना है, ठीक है। ये उधर हमारे पास लैब में ये वायर्स, ये केबल्स पड़े भी हैं, ठीक है। अगर आज मैं चला गया तो इसकी जो पिक्चर्स है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपने इसको कंसोल पोर्ट में लगा के और इधर USB के साथ कनेक्ट करके आपने PC के साथ लगाने हैं, ठीक है। स्विच मैनेजमेंट एंड एक्सेस। So to appear a switch for a remote management access, the switch must be configured with an IP address and a subnet mask। तो स्विच को आपने एक IP एड्रेस और सबनेट मास्क देना होगा, ठीक है। टू मैनेज द, ये कमांड्स आगे अभी आएंगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टू मैनेज द स्विच फ्रॉम द रिमोट नेटवर्क, द स्विच मस्ट बी कन्फिगर्ड विद अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द कन्फिगरिंग ऑफ द IP एड्रेस इन द होस्ट डिवाइस। So in this figure, the switch virtual port interface SVI on S1 should be assigned an IP address. The SVI is a virtual interface, not the physical port on the switch. A console cable is used to connect to the PC so that the switch can initially be configured. By default, the switch is configured to have a management control to VLAN 1. All ports are assigned to VLAN by default. For security purpose, it is considered a best practice to use VLAN other than VLAN 1 for the management of the VLAN. So step 1,
कन्फिगर द मैनेजमेंट इंटरफेस, ये देखिए स्टेप्स है, ठीक है ना। फ्रॉम द VLAN इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड एंड IP एड्रेस IPv4 एड्रेस and the subnet mask is applied to the management SVI. The SVI for VLAN 99 will not appear as up until VLAN 99 is created and there is a device connected to the switch port associated with the VLAN 99. Note: the switch may need to be configured for IPv6. IPv6 के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अब देखिए ये कमांड्स के स्टेप्स हैं। आप कनेक्ट हो गए S1, तो कन्फिगर टर्मिनल आपने लिखना होगा, ठीक। तो कन्फिगर टर्मिनल आप लिख लेंगे तो आप ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में चले गए। यस, कोई बात है? आज फिर आपने क्या करना है, इंटरफेस VLAN 99 आपने दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, IP एड्रेस ये आप दे देंगे ना, तो ये क्रिएट भी हो जाएगा और आप इस इंटरफेस में चले गए। सो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड से आप इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड में चले। अब ये आपने कोई भी IP एड्रेस दिया, लेकिन ऐसा IP एड्रेस दें कि आपको याद रहे, भूलें ना। तो नॉर्मली हम जो है IPv4 के एड्रेसेस देते रहे हैं, तो IP अभी देखें ना क्लास B का एड्रेस है, तो आप क्लास C आप दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने क्या लिखना है, नो शट डाउन और एंड। फिर आप क्या करें, इसको सेव करें। दो तरीक़ों से आप इसको सेव कर सकते, कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन, तो ये कन्फिगरेशन आपकी परमानेंट हो जाती है, या WRITE आप लिख दें, यानी आप जो है यहाँ पर लिख लें WRITE, राइट, या कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्ट। तो इस तरीके से आपकी VLAN जो है वो कन्फिगर हो जाएगी, ठीक है। आसान से स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, देखिए वही कमांड जो हम करते आ रहे हैं ना, मतलब स्टेप्स हमने पढ़ी वो यहाँ पर देखिए आपके सामने। फिर आप क्या करें, कन्फिगर टर्मिनल, और इसको आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे से क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक होगा आपका इस VLAN से थ्रू करेगा। और ये देखिए आपके रियल राउटर में इसी तरीके से फिर आपका होगा। फिर आप रियल राउटर में आप कमांड दें, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अगर IPv6 में आपने किया तो फिर आपने IPv6 साथ में लिखना होगा। अगर IPv4 है तो IPv4 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देखिए इस तरीके से इंटरफेस VLAN 99 और ये इसका IP एड्रेस आएगा। स्टेटस इसका डाउन है, ठीक है, प्रोटोकॉल भी इसका डाउन है। तो इस तरीके से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप स्विच के पोर्ट्स को आपने कन्फिगर करना है। यानी देखिए आप जिसमें ये RJ45 कनेक्टर नहीं होता, जो नेटवर्क का कनेक्टर होता है, ठीक है ना, आप जो कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं नेटवर्क वायर, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिस्को के स्विचेस हैं, तो सिस्को के स्विचेस में आप हर एक पोर्ट को सेपरेटली आप कन्फिगर कर सकते, एज अ ग्रुप भी आप कर सकते हो और सेपरेटली भी आप कन्फिगर कर सकते हो। तो इसका ये प्रोसीजर है। वो मैंने थोड़ी सी ओमिट कर दी क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। फिजिकल मतलब जो कमांड्स है वो इस तरीके से आप इस वन में आ गए, ठीक है। कन्फिगर टर्मिनल ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आप आ गए, ठीक है। अब आप देखें इस वन कन्फिगर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, तो जो भी मतलब आपका पोर्ट होगा, मतलब आपके पास देखें नॉर्मली 32 पोर्ट स्विच होते हैं, 16 पोर्ट स्विचेस होते हैं, 8 पोर्ट होते हैं, 24 पोर्ट स्विचेस होते, जितने भी होंगे, तो हर एक पोर्ट आप कर सकते हो, ग्रुप में भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो ये इसका पोर्ट नंबर होगा। तो ये नॉर्मली जो स्विच होगा इसके पोर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर आपने लिखना है डुप्लेक्स फुल। तो डुप्लेक्स फुल में क्या होगा कि अगर आप ये कमांड देंगे तो एट ए टाइम डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अगर आपने लिख लिया डुप्लेक्स हाफ, यानी फुल की बजाय आपने क्या लिखा HALF,
तो एट ए टाइम ये ईदर इट विल सेंड द डेटा और रिसीव द डेटा, ठीक है। स्पीड जो है वो भी आप मैनेज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो स्विच की स्पीड होती है वो फुल बटा फुल इसको असाइन हो जाती है। यानी अगर आपके पास 100 Mbps का वो लगा हुआ है स्विच, तो वो फुल बटा फुल। लेकिन अक्सर आप देखें ना, घर में आप जो इंटरनेट लगाते हो तो आप क्या कहते हो कि मैंने PTCL से इंटरनेट लिया है और वो कितना है, 5 Mbps का है, 1 Mbps का है। ये इश्तिहारात भी अक्सर आप देखते रहते हो। तो अक्सर आप जब आपस में बोलते हो तो वो आपसे क्या कहते हैं कि स्पीड बढ़ा दो। तो स्पीड बढ़ाने में क्या होता है कि जिस पोर्ट के ऊपर आपका नेटवर्क कनेक्टेड होता है तो वो उधर ये कमांड दे देते हैं, स्पीड अगर 5 है तो उसको 10 कर देंगे, या अगर आपने पैसे कम देने हैं तो आपके पास अगर 10 है तो वो, जी जी, हेलो, अच्छा, तो वो फिर आपने 5 कर देना है। तो पैसों की बात है, जितने आपने दे होंगे उस हिसाब से फिर आपको वो स्पीड भी प्रोवाइड कर देते। मसलन आप देखें हमारे पास जो अब्बासियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट लाइंस है, ठीक है। टोटल हमारे पास 200 Mbps की बैंडविड्थ है, लेकिन एक जो है हमारे पास 20 का है, एक 50 का है, और एक जो है 100 का है, ठीक है, और दूसरी जो है एक 30 Mbps का है, ठीक है। तो इस तरह 200 Mbps जो है हमने अब्बासी यूनिवर्सिटी को प्रो, तो मतलब अगर आपका डेडिकेटेड है तो 200 Mbps इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, इंटरनेट स्पीड। लेकिन बहरहाल आप जो है इसको कमांड लाइन के थ्रू, इसकी ये कमांड है। तो अब आपका 5 Mbps है तो वहाँ पर जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उधर आप लिख लें स्पीड और 5, तो 5 Mbps की स्पीड आपको एलोकेट हो जाती है। तब देखें ना, मैं आपको ये बात कह दूं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट लगा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 Mbps होता है, लेकिन PTCL, आरस्टॉम फाइबर या कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो आपके स्पीड को लिमिट कर सकता है फ्राम देयर ऑन साइट। यानी उसने आपको 5 MB की स्पीड आपको दे दी, तो आपके पास अगर 100 Mbps का पोर्ट लगा भी है तो वो 100 से नहीं वो करेगा, बल्कि किससे करेगा, 5 Mbps से करेगा, ठीक। अच्छा, ऑटो MDIX ये जो है आपकी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका जो पर्पस है वो ये है कि हमने दो तरह की केबल्स पढ़ी थी, देखिए अगर आपको याद हो। एक हमने पढ़ी थी क्या, स्ट्रेट केबल, और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, क्रॉस केबल। कौन कौन सी केबल्स हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल। अब एक जगह पर आपको क्रॉस केबल चाहिए, ठीक, तो क्रॉस केबल आपके पास है नहीं, तो फिर आपने क्या करना होगा, ठीक है, आपने फिर जो है क्रॉस केबल अगर आपको चाहिए और आपके पास स्ट्रेट केबल है तो आपने ऑटो MDIX की प्रॉपर्टी को इनेबल करना होगा, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा कि कंप्यूटर जो है या आपका जो स्विच है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसकी जो सेटिंग है वो चेंज कर लेता है। कंप्यूटर में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, स्विच में आपने इसको ऑन करना हो। कमांड उसके लिए क्या, इंक्लूड ऑटो MDIX, ठीक है। ये कमांड है, आपने इसको, या क्या है, MDIX ऑटो, ये आपने कमांड देना होगा। तो इसके थ्रू फिर क्या हो जाएगा, आपका ये इनेबल होगा। तो फ़ायदा इसका क्या होगा कि चाहे आप फिर स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करें
या क्रॉस केबल इस्तेमाल करें, ठीक है। दोनों जो है आपके पास काम करेंगी, ठीक है। ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कमांड्स हैं आपके। शो इंटरफेसेस क्या होगा, आपके स्विच में अगर 32 इंटरफेसेस लगे हुए हैं, वो सारे आपको शो कर देगा, ठीक है। शो स्टार्टअप कन्फिग, तो ये आपको स्टार्टअप कन्फिग्रेशन शो करेगा। शो रनिंग कन्फिग, तो ये आपको रनिंग कन्फिग्रेशन शो करेगा। शो फ्लैश, तो जो फ्लैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको शो करेगा। शो वर्जन, तो जिस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया होगा स्विच में वो आपको शो करेगा। शो हिस्ट्री, तो ये आपको हिस्ट्री पूरी शो कर देगा, ठीक है। अगर आप कहते शो आईपी इंटरफेस, और इसके साथ आप मतलब आपके पास 32 पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो 32 पोर्ट्स हैं आपके पास और आपने एक स्पेसिफिक का देखना है, ठीक है ना। तो उसका पोर्ट एड्रेस, मसलन आप देखें शो आईपी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो वो आपको उस स्पेसिफिक का शो कर देगा। और फास्ट ईथरनेट 0/2, तो दूसरे पोर्ट का फास्ट ईथरनेट 0/3, तो थर्ड का शो कर, एंड सो फोर्थ। आपने मैक एड्रेस टेबल देखना है, शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सिस्को के स्विचेस है वो मैक एड्रेस टेबल को मैनेज कर दे। तो मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है, आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्टोर करता है और उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। तो एडवांटेज क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्ट करता है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको कहा कि वो ब्रॉडकास्ट डोमेन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब मैक एड्रेस टेबल एक बार मैनेज हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में वो फिर यूनिकास्ट करता है। वो मैक एड्रेस टेबल से आपके एड्रेस को रीड करके उस स्पेसिफिक डिवाइस को डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस टेबल में क्या स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और उसका मैक एड्रेस। तो चूँकि आपके नेटवर्क लेयर के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन आपके जो डेटा लिंक लेयर है उसके लिए आपका मैक एड्रेस चाहिए होता है। तो चूँकि इंटरनेट के साथ वो आईपी एड्रेस के साथ करेगा, रिटर्न में आएगा तो मैक एड्रेस के थ्रू वो उस स्पेसिफिक स्विच को डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस टेबल में ये है कि आपका जो राउटर है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा ही, चूँकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब मैक एड्रेस टेबल जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में फिर वो फिर यूनिकास्ट कर उस स्पेसिफिक डिवाइस को ही डेटा। तो इस वजह से देखिए, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अब्बासिन यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो लैब्स में स्विचेस लगी हुई वो डी-लिंक के हैं। तो डी-लिंक डिवाइस मैक एड्रेस टेबल को मैनेज नहीं करता। तो जब वो मैनेज नहीं करता तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब अगर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो 10 के 10 को डेटा से कंप्यूटर जिनसे रिलेटेड होगा वो डेटा को गेट करेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, कंप्यूटर को के साथ रिलेटेड डेटा है भी नहीं और आप उसको बार बार डेटा सेंड कर, तो जाहिर है कि उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी। तो अगर आप मतलब इसकी जगह सिस्को, हवावे या ZTE के स्विचेस लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो अननेसेसरी डेटा ट्रैफिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास वो कमांड है, शो रनिंग करने के। ये ब्लैक स्क्रीन का ये मतलब होता है ना कि आप एक्चुअल राउटर के ऊपर, रियल राउटर्स के ऊपर ये कमांड्स आप अप्लाई करते हो तो आपको रनिंग कन्फिग्रेशन शो कर देगा, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक क्या करते, मैंने आपसे कहा कि शो इंटरफेसेस फास्ट ईथरनेट 0/8, ये देखिए इधर मैंने आपसे कहा, शो इंटरफेसेस, और ये देखें ना यहाँ पर, तो उसका लिखेंगे तो वो उसी का ही आपको फिर शो कर देगा, ठीक है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल डुप्लेक्स 100 Mbps मीडिया टाइप 10/100 TX input flow control is off, output flow control is unsupported, ARP type ARP टाइम आउट, और ये तरह की सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज आ सकते, इनपुट एरर्स, रंट्स, जैंट्स, CRC, आउटपुट एरर्स, कोलिजन्स, आरलेट कोलिजन, ये आपके पास डिफरेंट टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस इनपुट एंड आउटपुट एरर्स, यानी आपके पास जो फ्रेम्स वगैरह है, ठीक है ना, वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होती, तो रन फ्रेम्स, जाइंट CRC एरर, CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसमें क्या होता है कि आपकी जो डेटा है उसमें एरर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कोलिजन, तो आप फिर ख़ुद भी देख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, ट्रबल शूटिंग नेटवर्क एक्सेस लेयर इश्यूज़, यानी इसमें इश्यूज़ क्या है, ठीक है। अब आपने कमांड दिया शो इंटरफेसेस, इज़ द इंटरफेस अप, या यस होगा या नो होगा। तो अगर अप नहीं है तो फिर आप वेरीफाई पुअर केबल्स, प्रॉपर केबल्स, वो आप देख लें कि केबल्स जो है सही लगे हुए हैं। चेक केबल्स एंड कनेक्टर्स फॉर डैमेज, मतलब आप कनेक्टर्स को देख लें कि डैमेज तो नहीं हुए। वेरीफाई स्पीड इज़ प्रॉपरली सेट ऑन बोथ एंड्स, तो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस कमांड में आपको बता दिया कि स्पीड आप चेक करें, ठीक है, कि वो है सही है कि नहीं है। अच्छा, अब अगर पोर्ट इंटरफेस अप है तो फिर क्या हो सकता है? आर देयर इंडिकेटर्स ऑफ EMI नाउस, इफ यस remove sources, verify the duplex setting is properly set on both end, तो अगर एक साइड पर डुप्लेक्स है, दूसरी साइड पर हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है ना, या सिंप्लेक्स है, तो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपने वेरीफाई करने हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम सॉल्व, अगर यस तो ओके, अगर नहीं डॉक्यूमेंट द वर्क डन एंड एक्सक्लेम द इशू, तो फिर वो अपने साथ नोट करें वो प्रॉब्लम, और आगे जो है जो आपका चीफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आप इशू प्रोवाइड कर दें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए इस मसले को सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्या है? सिक्योर रिमोट एक्सेस। तो ये अगर आपको याद हो तो हमने पासवर्ड सेटिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें की हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल चूँकि एज अ टॉपिक यहाँ पर फिर आ रहा है तो मैं आपको इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर SSH, ठीक है, तो शो वर्जन ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आप देखें वो पासवर्ड सेटिंग का तरीका सारा मैंने आपको बता दिया था, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि वो लैब नंबर 2 या 3 है, उसमें से आप इसको फिर दोबारा देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप मतलब ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल राउटर या स्विच में जो है SSH इनेबल है कि नहीं इनेबल, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखें, शो IP SSH, तो आप इधर से देख लें कि मतलब SSH जो है वो वर्केबल है कि, तो देखिए लिखा हो SSH इनेबल, अगर इनेबल नहीं है तो फिर आपको इसको इनेबल करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यही सारी जो कमांड्स हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है ना, ये सारी कमांड्स जो हैं आलमोस्ट वो राउटर के लिए भी है, ठीक है। वही देखें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम, अगर जिन्होंने किया होगा तो उनको पता है। इनेबल सीक्रेट क्लास, ये पासवर्ड आप असाइन कर देते हो। लाइन कंसोल 0 और कंसोल पोर्ट को आप और पासवर्ड लाइन, फिर आप जो वर्चुअल टर्मिनल को आप 0 अप टू 4, पासवर्ड 6 को लॉग इन एग्ज़िट, और सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन।
तो ये हमने की हुई थी, ठीक है ना। एग्जैक्टली वही कमांड्स है यहाँ पर इन्होंने रिपीट की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रिमोटली मतलब अपने राउटर को सिक्योर बना सकते हो, और यही जो है आप इसको स्विच को भी सिक्योर बना सकते हो। बैनर हमने क्या हुआ था, ठीक है, कि जब ऑन होता है तो आपके पास आता है वो मैसेज ऑथोराइज्ड एक्सेस ओनली, कि सिर्फ जो ऑथोराइज बंदे हैं सिर्फ वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब ये तमाम काम आप कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो रनिंग कन्फिगरेशन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपके पास रैम में पड़ी होती है। तो इस कमांड के थ्रू जो रैम में डेटा होगा वो आपके फ्लैश में लिख दिया जाएगा, मतलब आपका जो फ्लैश ड्राइव है या हार्ड डिस्क वगैरह जो राउटर के अंदर लगा हुआ, तो वो उसके अंदर राइट कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका फिर ये कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्राम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो इसमें मैं आपको फिर जो लैब होगा, ठीक है, तो उससे मुताल्लिक़ मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि कल आपकी लैब की क्लास है तो आप उसको ज़रूर लें, ठीक है। थैंक यू।